everyone, welcome to the Commerce Room. Today we will start with the theory of accountancy. Our first chapter is depreciation. It is reduction in cost of fixed asset. Reduction in cost of fixed asset. अब रिडक्शन मतलब ये है कि फिक्स एसेट की जो वैल्यू है ना वो कम होती जाती है टाइम के साथ साथ। क्यों होती है? क्योंकि हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इस चीज को और क्लियरली समझने के लिए अब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, एक गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने बिजनेस खोला, हमने 4 दिन चलाना और बंद कर देना है। कोई भी बिजनेस है उसका मोटिव यही है कि वो कुछ 4-5 साल एटलीस्ट चलेगा। इसमें उनका कहना क्या है, जो हमारी एसेट्स होती है ना, 2 तरह की होती है, सबको पता है। एक होती है फिक्स एसेट, एक होती है करंट एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट क्या होती है? ऑब्वियसली जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज होगी। करंट एसेट जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज होती है, कुछ टाइम के बाद, लाइक 1 साल के लिए यूज कर ली, रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, दैट इज करंट एसेट। अब फिक्स एसेट क्या करती है? फिक्स एसेट आर यूज्ड इन द बिजनेस टू ड्राइव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। वही कि 1 साल से ज्यादा जो एसेट आपको बेनिफिट दे रही है, दैट इज फिक्स एसेट। फिर आगे आप पीरियोडिक प्रॉफिट कैसे मेजर होता है? पीरियोडिक प्रॉफिट इज मेजर्ड बाय चार्जिंग द कॉस्ट अगेंस्ट द पीरियोडिक रेवेन्यू। हम अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट कुछ कॉस्ट चार्ज करते हैं जिससे कि हम अपना पीरियोडिक प्रॉफिट निकाल लेते हैं। Since fixed assets are used to generate periodic revenue, an appropriate proportion of the cost of the fixed asset which is believed to be used or expired for the generation of periodic revenue needs to be charged as cost। वही चीज है कि हमने जब भी फिक्स एसेट के थ्रू पीरियोडिक रेवेन्यू जनरेट करना है, उसमें एक एप्रोप्रिएट पोर्शन होना चाहिए फिक्स एसेट का, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारा जो रेवेन्यू है जनरेट करने में कॉस्ट के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आ गया सच एन एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। उनका कहना है कि जो पोर्शन ऑफ कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इन जनरल टर्म्स डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर टू डिनोट डिक्रीज इन द वैल्यू, बट इन द अकाउंटिंग, कहते हैं हम जनरली क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन डिक्रीज है वैल्यू में, बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो दिस इज टर्म यूज्ड टू डोनेट द डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डोनेट द डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कि फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। डेप्रिसिएशन इज परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ड्यू टू, अब एसेट की वैल्यू कम क्यों होती है? टाइम की वजह से, ऑब्सोलेंस हो गया, या उसकी जो लीगल राइट की एक्सपायरेशन होगी कि हमें पता था कि ये 5 साल के लिए हमारे पास है ये चीज, अब उसकी जो लीगल टाइम थी वो एक्सपायर हो गया, तो अब हमारे पास उसकी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। डिफरेंट अकाउंटेंट्स हैव डिफाइंड डेप्रिसिएशन from different point of views and angles. This is what we comfort with the different definitions of the accounting। ठीक है, अब इसमें से कुछ definitions दी हुई हैं अकाउंटिंग की, जैसे कि according to Carter, depreciation is the gradual decrease in the value of fixed assets from the cause। डिक्रीज आ रहा है कॉज, किसी रीजन की वजह से। फिर आ गया J.H. Burton says depreciation is the shrinkage in the value of asset at the given date as compared with its value at the previous date। श्रिंकेज आ रही है मतलब वैल्यू कम हो रही है आज के टाइम पे, उसको अगर पिछली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज 2024 में कोई एसेट 1 लाख की थी, अब 2025 आ गया, उस पे 10% डेप्रिसिएशन लगी तो वो 90,000 की रह जाएगी। ठीक है, ये जो 10,000 का गैप है दैट विल बी ट्रीटेड एज श्रिंकेज। G.R. Batley Boy defines depreciation as a term of depreciation represents the loss or diminution in the value of asset constitute upon wear and tear, obsolescence, time और permanent fall in the market value। ठीक है, कुछ रीजंस हो सकते हैं कि हमने उसका यूज प्रॉपर कर लिया या टाइम पीरियड ही था उसका इतना कि उसके बाद उस मशीन की वैल्यू कम होनी थी। कई बार क्या होता है, चीजों की मार्केट वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। जैसे हमने देखा होगा कि हम एक्टिवा लाते हैं, जैसे वो शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू अपने आप ही गिर जाती है, चाहे 5 मिनट भी क्यों ना हो उस चीज को। एक बार वो चीज शोरूम से बाहर आ गई, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो ही जाएगी हमारे लिए। डेप्रिसिएशन
is the diminution in the financial value of an asset owing to wear and tear, affliction of time, obsolescence और similar causes। मतलब कि कंक्लूजन यही निकलता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू कम हो रही है। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? वेयर एंड टेयर, टाइम की वजह से, ऑब्सोलेंस की वजह से, मार्केट वैल्यू के कम होने की वजह से, और उसके जैसे कुछ सिमिलर कॉसेज। अब चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो वो इंस्टीट्यूट है वो क्या डिफाइन करता है? उसका कहना है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 वो डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर रहा है, a measure of wearing out consumption or other loss of a value of a depreciable asset arising from use, affliction of time or obsolescence through technology and market changes। अब ऐसा क्यों हो सकता है? या तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, हमारे पास जो मशीनरी पड़ी थी वो 5 साल पुरानी थी, उससे उसमें क्या होता था, हमें खुद सारा कुछ डालना पड़ता था। अब आजकल नई मशीनरी आ गई जिसमें बस हमने एक कमांड देनी है, सारा आउटपुट खुद बन के आ जाता है। तो ऑब्वियसली टाइम चेंज हुआ तो हमें नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, उसकी वजह से जो पुरानी मशीनरी वो डेप्रिसिएट हो ही जाएगी, उसकी वैल्यू कम होगी। या फिर मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे, जैसे कि मैंने बताया था, मे बी मार्केट वैल्यू कम हो रही है उस चीज की। फिर depreciation is allocated so as to charge a fair portion of depreciable amount in each accounting period during the expected useful life on asset। वो कहते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड है कि ये जो हमारी मशीन है 10 साल के लिए चलनी है, तो हमने उसके 10 साल के लिए एक फेयर पोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन लगानी है। हम ना रेट फिक्स कर लेते हैं, दैट इज कि हाँ अगर 10% है तो हर साल 10% ही लगेगा। डेप्रिसिएशन इंक्लूड द अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट whose useful life is predetermined। डेप्रिसिएशन में एसेट की अमोर्टाइजेशन भी आती है जिसकी की यूजफुल लाइफ ऑलरेडी डिटरमाइंड होती है। फिर आ गया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ depreciable amount of an asset over its useful time period। Depreciation for accounting period is charged to net profit or net loss for the period either directly or indirectly। वो कह रहे हैं कि जो हमारी डेप्रिसिएशन है ना, हम हमेशा नेट प्रॉफिट पे या नेट लॉस पे ही चार्ज करते हैं, चाहे वो हम डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें। From the above definition, it may be concluded that depreciation is a decline। पहले ही पढ़ा हमने जैसे कि वैल्यू कम हो रही, डिक्लाइन आना ही आना। इन द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ड्यूरिंग द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, उस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, अगर हमें पता है कि वो 5 साल ही चलने वाली है चीज, तो ऑब्वियसली हमने उसको ऐसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की 5 साल में वो डेप्रिसिएट हो जाए। इट मे बी ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट, टाइम, ऑब्सोलेंस, डिप्लीशन। वही जो चीजें पढ़ी हैं वही रिपीट हो रही हैं। फिर आगे अब डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या है? कुछ कारण होंगे वैल्यू के कम होने का, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे अपनी मर्जी से हम वैल्यू कम कर देंगे, उसके पीछे कुछ कॉजेज होते हैं। 2 मेन कॉजेज हैं, पहला है फिजिकल कॉस्ट, दूसरा है इकोनॉमिक कॉस्ट। फिजिकल कॉस्ट की बात करें तो वेयर एंड टेयर सबसे पहले। सम एसेट्स फिजिकली deteriorate ड्यू टू वेयर एंड टेयर इन यूज। द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ एसिड वेयर आउट द एसिड, मतलब कि अगर हम कोई मशीनरी है उसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं ना, उसकी कॉन्स्टेंट यूज की वजह से वो मशीनरी हमेशा अपनी वैल्यू कम हो जाएगी उसकी। द मोर एन एसिड इज यूज द ग्रेटर वुड बी द वेयर एंड टेयर। कोई एसिड को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे उसका वेयर एंड टेयर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मशीन यूज्ड इन 2 शिफ्ट्स would have more wear and tear as compared to machine used in single shift। अगर कोई मशीन 2 शिफ्ट में यूज हो रही है तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा यूज हो रहा है तो वेयर एंड टेयर उसका ज्यादा होगा। अगर कोई सिंगल शिफ्ट के लिए यूज हो रही है तो वो कम यूज होगी, उसका वेयर एंड टेयर भी कम होगा। फिर आगे डिस्ट्रक्शन, द फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट रिड्यूसेस इट्स यूटिलिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लड आ गई, उसकी वजह से आग लगी, उसकी वजह से 2 रीजन हो गए लगा लो कि मशीनरी खराब होगी, दैट विल कॉल एज डिस्ट्रक्शन, कि हमने कुछ नहीं करा बट नेचुरली ड्यू टू एन एक्सीडेंट जो है मशीनरी खराब होगी या उसकी वैल्यू कम होगी, दैट्स नोन एज डिस्ट्रक्शन। फिर आ गया डिके, इट रेफर्स टू लीजिंग इन द यूटिलिटी ऑफ एन एसेट बाय इफेक्ट ऑफ नेचर, रेन, मॉइस्चर, चेंज इन वेदर एंड अदर एलिमेंट्स। कई बार हम देखते हैं अब कोई मशीन है जिसके अंदर लोहा यूज हुआ है तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद उसकी मॉइस्चर की वजह से उसमें रस्ट लग जाएगी, अगर इस वजह से वो डेप्रिसिएट हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एज डिके। नेक्स्ट हम करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। ऑब्सोलेंस, some assets are discarded before they are worn out because of change condition। For example, an old machinery which is still workable may have to be replaced by new machinery because of later being more efficient economical। वही हो गया, हमारे पास ऑलरेडी एक मशीन पड़ी थी
बट हुआ क्या, वो मशीन की इतनी एफिशिएंसी नहीं रही, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी वजह से नई मशीन खरीदनी पड़ी M2। ये नहीं है कि ये मशीनरी चल नहीं रही, काम वो बहुत अच्छे से कर रही है, बट ड्यू टू मोर एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिकल कंडीशन हमें नई मशीनरी खरीदनी ही पड़ी। Such a loss on account of new invention or charged fashion is treated as loss account on excellence। इस तरह का अगर कोई लॉस होगा, कोई नई इन्वेंशन आ गई, मतलब कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी या फिर कोई फैशन में चेंज आ गया, तो फिर वो ऑब्सलेंस का लॉस माना जाएगा। फिर आ गया इनएडिक्वेसी। इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द यूज ऑफ एन एसिड ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑल्दो द एसिड इज स्टिल यूजेबल। एसिड अभी भी यूज में है। इट्स इनएडिक्वेसी फॉर प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी हैज कट शॉर्ट इट्स सर्विस लाइफ। वही है कि इनएडिक्वेसी कैसे होगी, अब हमने प्रोडक्शन बहुत सारी यूनिट्स की करनी है, बट जो हमारी मशीन है वो कैपेबल नहीं है उस चीज के लिए। ये नहीं है कि वो यूज नहीं हो सकती, बट ये है कि जितने यूनिट हमने प्रोड्यूस करने हैं, वो अगर हमने 1000 करने हैं, बट हमारी मशीन की कैपेसिटी 500 यूनिट्स की है, 500 तो कर लेगी, बट हमें चाहिए 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी वाली। उस वजह से अगर हमने मशीनरी चेंज करनी पड़ी या उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई, दैट विल बी कॉल्ड एज इनएडिक्वेसी। फिर आ गया अफ्लिक्शन ऑफ टाइम। देयर आर सम एसिड्स, एग्जाम्पल लीज, पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट्स विच लूज देयर वैल्यू सिंपली विद द टाइम। अब पेटेंट है, हम किसी भी कंपनी की कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस लेते हैं ना, नॉर्मल लाइसेंस ले लो, हम लेते हैं, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है कि अब मैंने 25 में लाइसेंस बनवाया, वो 30 में जाके एक्सपायर हो जाएगा, 30 के बाद उसकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाएगी, दैट विल बी नोन एज एफ्लिक्शन ऑफ टाइम। फिर आ गया डिप्लीशन। इन केस ऑफ ऑयल वेल्स, माइंस, द वैल्यू इज रिड्यूस्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स। हम जितने ज्यादा ऑयल और मिनरल्स यूज करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, वो उतने डिप्लीट होते जाएंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिप्लीशन। Exhaustion, acids like plantation, animals, etc. lose their value gradually with the passage of time. They have their own age and exhaust in the value after the expiry certain period. अब जैसे कि प्लांटेशन एनिमल्स यूज होते हैं, उनका एक पैसेज ऑफ टाइम तक, एक एज तक वो जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद अगर वो खत्म हो गए तो मतलब कि उनकी खुद ब खुद ही एज कंप्लीट होगी, इसकी वजह से उनकी वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, जो डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंस है। क्यों है? क्योंकि हमने वैल्यू कम करनी है, बट कोई पैसा तो नहीं लग रहा हमारा, बस वैल्यू कम करते जाना है। द सेकेंड इज डेप्रिसिएशन इज फिजिकल और इकोनॉमिक। वही जो हमने दो कॉजेज पढ़े, फिजिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक वजह से भी हो सकती है। डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है? एलोकेशन है कॉस्ट की, पर फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन नहीं बोल सकते हम इसको, ये चीज याद रखना। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओनली। डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे ही लगती है। डेप्रिसिएशन इज कॉन्टिन्यूस, फॉल इन द यूटिलिटी ऑफ द फिक्स्ड एसेट टिल द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि जब तक वो एसेट की लाइफ है तब तक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी होनी है। सिक्स पॉइंट इज चार्ज टू द रेवेन्यू टू फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। डेप्रिसिएशन हम रेवेन्यू पे चार्ज करते हैं ताकि हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकाल पाए। डेप्रिसिएशन वंस चार्ज कैन नॉट बी रिकूप्ड आफ्टरवर्ड्स। एक बार डेप्रिसिएशन लगा दी, हम उसको चेंज रिकूप नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट टू बी रिकूप्ड। Depreciation is always charged whether the asset is carefully handled or neglected or it remains out of use for some times। हम एसिड को यूज करें ना करें, केयरफुली संभाल लें ना संभाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन लगानी ही लगानी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जो कैलकुलेशन है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होती है। दो इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय वेदर मेथड इट मे बी कैलकुलेट। वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन को किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लो, पर हम एग्जैक्ट अमाउंट कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो चीज इम्पॉसिबल है। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू, कॉस्ट लेस सरप्लस वैल्यू, कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, सॉरी। वो कहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है ना एसेट की टोटल, कभी भी उसकी कॉस्ट माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। मान लो उसकी 1 लाख थी वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू उसकी 50,000 है, तो जो बचा गया 50,000, तो जो डेप्रिसिएशन होएगी ना
वो कभी भी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो उससे कम होएगी या एग्जैक्टली उतनी ही होएगी, ठीक है। फिर आ गया depreciation does not depend upon the fluctuation in the market value of an asset। वो कहते कि डेप्रिसिएशन नहीं डिपेंड करती मार्केट वैल्यू की फ्लक्चुएशंस के ऊपर। क्लियर हो गया। हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑब्जेक्ट्स नीड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत क्यों है? हमें ये पता है कि हमने डेप्रिसिएशन लगानी, बट क्यों लगानी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है। तो सबसे पहले पॉइंट है करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे ना, तो क्या होगा, प्रॉफिट एक्यूरेट कभी शो नहीं होगा। और बीइंग अ फर्म हमें एक ट्रू पिक्चर चाहिए होती है। लेट्स रीड, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हमें ट्रू प्रॉफिट पता लगना चाहिए। This purpose is achieved when the depreciation is charged as expense to the P&L। ठीक है, जो depreciation है ना, वो एक expense की तरह P&L अकाउंट पे लगती है। ठीक है, in the absence of depreciation being charged, the profit would be overstated in the books। Let's suppose मैं depreciation नहीं लगाती, तो क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है ना वो ओवरस्टेट हो जाएगा। मतलब कि अगर मेरा प्रॉफिट 1 लाख होना चाहिए था, मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई, सपोज 2 लाख की मशीनरी थी, उस पर 10% तो नहीं लगाई, तो उसकी वजह से जो 20,000 है ना, वो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। जबकि मेरा प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख होना चाहिए, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी, उसकी वजह से ओवरस्टेट हो गया प्रॉफिट मेरा। फिर आ गया ट्रू एंड फेयर व्यू इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। If the depreciation is not provided in the books of accounts, the fixed asset will show in the balance sheet at the higher value than its real value। Higher value than real value कैसे? Let's see। बैलेंस शीट है, मशीनरी बना रही हूँ मैं बैलेंस शीट को। मशीनरी 1 लाख की थी, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगनी थी, लेट्स सपोज 10%। 10,000 डेप्रिसिएशन लगनी थी, मशीनरी की वैल्यू हो जानी थी 90,000। और एक दूसरी बैलेंस शीट बना रही हूँ मैं, मशीनरी 1 लाख की, इस पे मैंने कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाई। उनके कहने का वही मतलब है कि अगर हम बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, तो जो उसकी रियल वैल्यू है वो कभी शो ही नहीं हो सकती, हमेशा रियल से ज्यादा ही शो होगी। अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगी तो मशीनरी 1 लाख की दिखेगी मुझे, बट जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होने वाली है, 90,000। दैट्स द थिंग। As such, this overvaluation of fixed asset will not represent a true fair view of the state of affairs। वही है कि अगर हम ऐसा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, तो हमें कभी भी ट्रू एंड फेयर इमेज नहीं प्रोवाइड होगी अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब हमारी जो कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन, अब चीज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीजें यूज होंगी, उसकी कॉस्ट हमने ऐड करनी होती है while setting up the price। Like for the manufacturing of goods, the plant, अब गुड्स बनाने के लिए हमें प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, इसके बिना तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती ना। डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स इज अ फैक्ट्री ओवरहेड which must be included to find out the cost of production accurately। जब भी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है ना, तो प्लांट पे, मशीन पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारी एक्यूरेट निकलेगी, हमेशा गलत नहीं निकलेगी। अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो हमें उसकी एसिड की रियल वैल्यू पता ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली फिर सारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो अमाउंट है वो भी गलत निकल आएगी। सो इफ depreciation is excluded from the cost of production, it will result in non-recovery of depreciation at the selling of goods। अगर वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन हम एक्सक्लूड कर देंगे ना, नहीं लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो इससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन की रिकवरी नहीं हो पाएगी जब हम गुड्स को बेचेंगे, क्योंकि उसमें से अमाउंट इंक्लूड नहीं किया होगा हमने, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब गुड्स को बेचने की बारी आएगी तो डेप्रिसिएशन कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली।
अब सबको पता है कि हमने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ना किस में से करना होता है, प्रॉफिट्स में से। When depreciation is charged to profit and loss account, the profit is reduced. ठीक है, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज किए पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, इस साइड पे हमने टू डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। वो कहते हैं कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं पीएनएल अकाउंट में, द प्रॉफिट इज रिड्यूस। इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट पहली बात तो कम हो जाता है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल टू द डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो हम डिवाइड कर देते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में। This keeps the capital intact. If depreciation is not provided out of P&L account, the profit will be more and excess dividend will be paid out of the capital. अगर हम depreciation नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब depreciation नहीं लगाई, पहली चीज तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा हमारा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिविडेंड भी ज्यादा बांटा जाएगा। ठीक है, इससे जो एक्यूरेसी है वो फिर खत्म हो जाती है। फिर आ गया रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। एसेट यूज्ड इन द बिजनेस नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ यूजफुल लाइफ। अब एक टाइम पीरियड आएगा कि एसेट की लाइफ एक्सपायर हो जाएगी, हमें नई एसेट चाहिए होगी। फ्रेश फंड्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट। नई एसेट लेने के लिए हमें फ्रेश फंड्स चाहिए ही चाहिए। Application of proper method of depreciation will make it convenient to make arrangement for the replacement of asset after the expiry date. कहते हैं अगर हम सही मेथड लगाएंगे ना डेप्रिसिएशन के, तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा पैसा अरेंज करना, क्योंकि हम क्या करते हैं, एसेट डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एसेट की वैल्यू कम करते जाते हैं। उससे क्या होता है, हम साइड पे कुछ फंड्स बना के रख लेते हैं, जबकि हमने जब न्यू मशीनरी खरीदनी होती है ना तो इस फंड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग इन इनकम टैक्स। When depreciation is debited to profit and loss account, the profit are reduced and the tax liability on the profit is also reduced. मैंने पढ़ाया था, ये हमारा पीएनएल अकाउंट होता है, उसके यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है डेबिट साइड पे। अब उनका कहना है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा दी, उससे क्या होगा, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने से टैक्स की जो लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना कम प्रॉफिट उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? So the next topic is basic factors affecting the depreciation. अब कौन कौन सी चीज डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करती है ये हमें पता होना चाहिए। असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट टू बी चार्ज एज डेप्रिसिएशन इज अ डिफिकल्ट जॉब। अब कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है वो अमाउंट असर्टन करना सबसे मुश्किल काम है। अब उसके लिए हम देखते हैं कैसे हमने सर्टन करना है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एस्टिमेटेड। डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा एस्टिमेटेड होगा, कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं डेप्रिसिएशन डिटरमाइन करने के टाइम पे। पहला है जीएसटी। ठीक है, थोड़ा इसको करते हैं डिटेल में ताकि इजीली समझ आ जाए। जीएसटी एवरीवन नो तीन तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, जब हमने कोई मशीन परचेज करी, ठीक है, मशीन को परचेज करने के बाद उसके साथ हमें कुछ जीएसटी पे करना पड़ता है। जो जीएसटी बायर पे करता है दैट इज इनपुट, मतलब हमने इनपुट जीएसटी पे करना है मशीन के लिए। ठीक है, और उस जीएसटी को राइट ऑफ करना जरूरी है, सेटल डाउन करना। ठीक है, राइट ऑफ करने के लिए हम आउटपुट जीएसटी के साथ उसको सेटल डाउन कर देते हैं। बट हमारा मेन पॉइंट क्या है कि जो मशीन की कॉस्ट होती है ना, जीएसटी उसमें इंक्लूडेड नहीं होता, जीएसटी अलग से होता है। इसीलिए जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम मशीन की एक्चुअल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, उसमें जीएसटी का कोई रोल प्ले नहीं होता। समझ लग गया? जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो जीएसटी पे करते हैं वो उसकी कॉस्ट नहीं है एसेट की, बिकॉज जीएसटी बाय द बायर इज इनपुट।
बायर ने जो जीएसटी पे करना है वो इनपुट जीएसटी है, जिसको हम सेट ऑफ कर देते हैं आउटपुट जीएसटी के साथ, जैसे कि हमने समझा। देयरफॉर एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट अबव said without taking GST paid and depreciation is charged on the cost of asset without GST। जो depreciation लगेगी हमेशा cost पे लगेगी, ठीक है, उसमें जीएसटी का कोई भी रोल नहीं है। इसका ये क्रस्ट है पॉइंट का। कॉस्ट ऑफ एसेट, the original cost of asset paid payable on the acquisition of asset is increased with the amount spent on installation, freight, loading, unloading, charges, transit insurance, octroi, import duty. The aggregate amount is called as cost of asset। अब इसको समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट निकालते कैसे हैं? अब लेट्स सपोज कोई मशीनरी है, वो 1 लाख की है, ठीक है, उसका प्राइस 1 लाख है, बट वो मशीन को मेरे को ऑफिस तक लाने में खर्चा होएगा, कोई भी मतलब चार्जेस लग सकते हैं, कैरेज किस ट्रांसपोर्टेशन से लेके आ रहे हैं, लेट्स सपोज वो मेरे को 20,000 लगा। अब मैं ऑफिस तक मशीन लाई, उसके बाद उसको मेरे को इंस्टॉल भी करना है, इंस्टॉलेशन के लिए मेरे को कुछ 50,000 पे करना पड़ा, ठीक है, टोटल हमारा हो गया 1,70,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगनी है वो 1 लाख पे नहीं लगेगी, उसमें ये जो लोडिंग अनलोडिंग के एक्सपेंसेस हैं, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस है, वो इंक्लूड होगा। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन 1,70,000 रुपीज, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। Estimated working life. Technical expertise is required to estimate the work life of an asset. Conditions under which the asset is maintained and preserved affect the life of asset. वो कहते हैं कि हम नहीं एस्टिमेट कर सकते कि एसेट की कितनी वर्किंग लाइफ है, कितनी देर चलेगी कोई मशीन, उसके लिए एक टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी बहुत जरूरी है। बिकॉज कंडीशन एसेट की कैसे मेंटेन की जाती है, ठीक है, एंड प्रिजर्व इफेक्ट द लाइफ ऑफ एसेट, और कैसे उसको रखा जा रहा है वो बहुत इफेक्ट करता है। अगर हम मशीनरी को अच्छी गुड कंडीशन में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मशीनरी का लाइफ स्पैन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अनदर मशीनरी। द एस्टिमेट वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट मे बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, अब किस किस वे में मेजर कर सकते हैं, मे बी वो कितने साल चलेगी, कितने महीने चलेगी, कितने दिन चलेगी, कितने घंटे चलेगी, ठीक है, कितना आउटपुट बनाएगी, या कितने किलोमीटर्स तक चलेगी। कुछ मशीनरीज दूसरी भी होती हैं, इसलिए किलोमीटर्स लिखा। द फोर्थ पॉइंट इज salvage, residual and scrap value. It refers to the estimated amount which will be realized when asset is sold. इसको एक estimated amount बोलते हैं जो कि realize होता है जब asset बेचते हैं हम। Discarded or exchanged for a new asset. पुरानी एसेट को बेच के जो पैसा हमें मिलता है नई एसेट को खरीदने के लिए, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन अमाउंट। जितनी एसेट है उसकी जो कॉस्ट है उसमें से अगर मैं उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूंगी तो उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि 1 लाख की मशीनरी थी, उसकी जब मशीनरी बेचने की बारी आई उसमें एंड में वैल्यू 40,000 रहेगी। दैट मीन्स उस पर हमने 60,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, दैट इज डेप्रिसिएशन अमाउंट। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, प्रॉपर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स अंडरटेक एट द रेगुलर इंटरवल हेल्प इन कीपिंग द एसेट इन गुड कंडीशन। अब एसेट है उसको टाइम टू टाइम रिपेयर कराना है ना, अगर उस पर कोई चीज है उसको रिन्यू कराना जरूरी है, जिससे क्या होता है कि एसेट हमारी गुड कंडीशन में रहती है। बोथ हैंडलिंग एंड केयरलेस अप्रोच adversely affect the life of asset. Thus, before estimating the amount of depreciation, this factor must undertake into consideration. अब हम एसेट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम उसको सही तरह रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। अब हमें बोला गया कोई एसेट है उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह पे रखना, बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे नहीं रखना, बट हम उसको प्रॉपर हैंडल ही नहीं कर रहे उस मशीन को, तो दैट मीन्स हमारी केयर की वजह से वो जल्दी खराब हो सकती है। And the sixth point is depreciation in case of obsolescence. If the asset is likely to be nil value due to some new inventions, more amount of depreciation should be provided. Lesser the period, more will be the amount of depreciation. वो कहते हैं अगर कोई नया इन्वेंशन आ गया, ठीक है, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन की मतलब एसेट की जो वैल्यू है वो नील होगी,
देन क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन है ना वो ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें, बिकॉज लेसर द पीरियड मोर विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जितना कम पीरियड होगा उतनी डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज्यादा होगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं। Suppose if the asset is expected to be obsolete within 6 years, the firm will have to split it the value of in 6 years. अब 2 लाख की एसेट थी, अब फर्म को लगा था कि वो 6 साल में ही खत्म होगी उसकी एक्चुअली वैल्यू, तो फर्म ने डेप्रिसिएशन जो है वो 6 साल के अकॉर्डिंग ही स्प्लिट करी थी। बट कुछ ऐसा हुआ, मे बी नवी टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है 5 साल में ही एब्सोल्यूट करनी पड़ी। इट मीन्स अब जो चीज 2 लाख की थी उसको 6 साल में डिवाइड करा था तो उसकी डेप्रिसिएशन इतने इतने परसेंट लग रही थी, अब वो 5 साल में करनी है तो ऑब्वियसली फिर डेप्रिसिएशन इंक्रीज करनी ही पड़ेगी हमें, ठीक है। It means the amount of depreciation charged over every year will increase and more quick obsolescence. The 7th point is legal provision. If there are some legal provisions for providing depreciation on the asset, the same should be taken into consideration. कहते हैं अगर depreciation charge करने के लिए कोई भी legal provisions बना रखी है ना, तो हमने उसको भी लेके चलना जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 आर रेलेवेंट इन रिगार्ड। कुछ प्रोविजंस दी हुई है कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में जिसको लेके चलना पड़ता है जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये इतना नहीं डिटेल में जाने की जरूरत, बस ये चीज याद होनी चाहिए। 8th point is addition to assets. Any capital expenditure incurred on extension or addition to old machinery would be subject to depreciation in the year in which the addition is made. Now let's suppose, I'll explain you just a bit. मेरे पास 2024 में मैंने एक मशीनरी खरीदी थी 1 लाख में, ठीक है, अप्रैल में। देन मैंने जुलाई में क्या करा, 2024 में कुछ पार्ट और मशीनरी का खरीद लिया 40,000 का। अब इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन जानी थी 10%, दैट विल बी 10,000। बट अब इस पे क्या होगा, 10% तो लगेगी बट ऑब्वियसली कुछ मंथ्स के लिए लगेगी, जितने मंथ्स के लिए होगा फिर उसका कुछ अमाउंट आ जाएगा। यही वो समझाना चाह रहे हैं कि जो हमने एडिशनल यूनिट परचेज करा होगा ना, ठीक है, एसिड को एक्सटेंड करने के लिए, उस पर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया इसी के साथ। द नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन depreciation, depletion, obsolescence, amortization and dilapidation. The term depreciation is distinguished from the other terms such as depletion, amortization, depredation through they are used often interchangeably. वो कहते हैं कि depreciation ये सारी टर्म थोड़ा डिफरेंट है। कैसे हैं? Let us know. Depletion implies removal of an available but irreplaceable resources such as extracting coal from a coal mine or oil out of oil well. Depletion क्या है? रिमूवल तो हम कर रहे हैं जो चीज अवेलेबल है बट वो इररिप्लेसेबल सोर्स है, क्योंकि जो कोयल माइन है कोयल वहीं से ही निकल सकता है। बोथ डेप्रिसिएशन एंड डिप्लीशन आर शोन इन पीएनएल अकाउंट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। दोनों डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन पीएनएल में शो करते हैं हम इस साइड पे, डेबिट साइड पे, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। Second is amortization. The process of writing of intangible asset should treated as amortization. मतलब कि देखो जब हमने फिक्स्ड एसेट पे लगानी है उसकी वैल्यू कम करनी है तो वो डेप्रिसिएशन होता है, बट जब इंटेंजिबल एसेट्स की बात आ जाती है जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जब उसकी वैल्यू को राइट ऑफ करना है तो हम उस चीज को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। These intangible assets have value based on the rights and privileges those belong to owner. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो इंटेंजिबल एसेट्स की जो राइट्स होती हैं, प्रिविलेज होती हैं, वो उसके रियल ओनर के पास ही होती हैं। अब जो मेरा लाइसेंस है उसका रियल ओनर मैं हूं, तो दैट मीन्स कि उसकी जो भी राइट्स है वो मेरे पास ही रहेंगी। अमोर्टाइजेशन इज एन एक्सपेंस अकाउंट एंड अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड, इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे अमोर्टाइजेशन यहाँ शो हो जाता है, ठीक है। फिर आगे डेप्रिडेशन। द टर्म डेप्रिडेशन रेफर्स टू द damage done to a building or other property during tenancy. When a property taken on lease is returned to the landlord, he may ask the lease as a part of agreement to put it in a good condition as it was at the time of its leasing out. अब वो क्या कहते हैं कि हम कोई भी प्रॉपर्टी है
उसको रेंट पे ले रहे हैं, जब हमने उसको ऑनर को रिटर्न करना तो ऑनर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो गुड कंडीशन में होने चाहिए। उसके लिए भी कुछ वो पैसे मांग सकता है कि उसको गुड कंडीशन में या तो करके दे दो या उसको कुछ पैसे दे दो, है ना। इन ऑर्डर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिप्लीडेशन अ प्रोविजन में बी क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉपर्टी अकाउंट। उन्होंने बोला है डेप्लीडेशन की जो कॉस्ट है उसको मीट करने के लिए हम एक प्रोविजन बना लेते हैं डेबिट करके, किसको, प्रॉपर्टी अकाउंट को, which is estimated amount of depredation and creating the provision for depredation account. Depreciation may then be charged on the total cost of asset so arrived at any asset। वो कहते हैं कि फिर डेप्रिसिएशन टोटल कॉस्ट पे लगती है एसेट के जिसपे वो अराइव हुई होगी। एनी पेमेंट मेड लेटर ऑन डेप्रिडेशन में बी डेबिटेड टू प्रोविजन ऑफ डेप्रिडेशन अकाउंट। उसके बाद जो हम डेप्रिडेशन के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं उसको गुड कंडीशन में रखने के लिए, दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिडेशन अकाउंट। द बैलेंस इफ एनी मे बी ट्रांसफर टू पीएनएल। अगर कोई बैलेंस बचता है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्सोलेंस। व्हेन एन एसिड बिकम्स आउट ऑफ डेट, एसिड आउट ऑफ डेट होगी, क्यों, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, ठीक है, मेथड चेंज हो सकता है प्रोडक्शन करने का उस वजह से, और गोट आउट ऑफ यूज ड्यू टू न्यू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नई इन्वेंशन आ गई, ठीक है, उसकी वजह से हमें पुरानी छोड़नी पड़ी। विच मीन्स रिडक्शन और लॉस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ ओल्ड एसिड ड्यू टू न्यू इन्वेंशन और इम्प्रूव डिजाइन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसिड, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। मतलब कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो पुरानी मशीनरी वो यूजफुल तो है बट टेक्नोलॉजी बदल गई। अब पहले एक मशीन थी वो 1000 यूनिट बना पा रही थी, नई मशीन ऐसी आई कि वो उतने टाइम में 2000 यूनिट बना पा रही है। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि जो पुरानी वाली मशीनरी है वो यूजफुल नहीं है, वो यूजफुल है बट जो प्रोडक्टिव ज्यादा कौन सी होगी, जो नई मशीनरी M2 आई होगी मार्केट में, ठीक है। ऑब्सोलेंस कब हो सकता है, किस वजह से, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि पहले हम किसी और मेथड से प्रोडक्शन कर रहे थे चीज की, अब किसी और से कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आया नया मेथड लेके आएगी। चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, पहले प्रोडक्ट का डिजाइन थोड़ा अलग था, अब प्रोडक्ट की डिजाइनिंग चेंज होगी, उसकी वजह से भी हो सकता है। चेंज इन मॉडल, मॉडल चेंज हो गया, उसकी वजह से पुरानी मशीनरी, पुरानी एसिड छोड़नी पड़ेगी। चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी। बट डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअली फॉल इन द यूजफुलनेस ऑफ फिक्स एसिड विद द पैसेज ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन है ही क्या है, ग्रेजुअल फॉल ही तो है फिक्स एसिड की यूजफुल लाइफ में टाइम के पैसेज के साथ साथ। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। Following factors should be considered for the determination of the amount of depreciation on fixed asset. Original cost of assets. The cost of an asset includes the invoice price of an asset, less any trade discount plus all the cost essential to bring the asset to a usable condition. It should be noted that financial charges such as interest on money borrowed for purchase of assets should be not included in the cost of assets. अब यहाँ पे क्या उन्होंने बोला कि हमने नोट करना कि जो फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं ना, जैसे कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, जो हमने पैसे बोरो कर रखे हैं एसेट को परचेज करने के लिए। अब मैंने 1 लाख की मशीन लेनी थी, उसके लिए मैंने लेट्स सपोज किसी XYZ बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब उस लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ लाइक 2000 रुपया पर महीना, वो मेरी मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। Estimated scrap value. The term scrap value means the residual or the salvage value which is estimated to be realized on account of sale of asset at the end of the useful life. अब स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, उसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ये वो है जो कि हमारी जब मशीनरी बेचते हैं उस टाइम पे जो वैल्यू आती है ना, उसको यूज करने के बाद, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। इट्स डिटरमाइनिंग द स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन द डिस्पोजेबल और रिमूविंग द एसिड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रियलाइजेबल वैल्यू। वो कहते हैं स्क्रैप वैल्यू को निकालने के लिए टोटल रेजिडुअल वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम जो हमने कॉस्ट इनकर करी है किसी भी एसिड को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉस्ट इनकर्ड फॉर द डिस्पोजल। फिर आ गया एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इट शुड ऑल्सो टर्म्ड एज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसिड, कि एक एसिड जो है वो कितनी देर के लिए चलेगी, ठीक है, यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी, मतलब कितने टाइम के लिए एस्टिमेट करिए कि 5 साल 6 साल तक ये मशीन मेरे काम आने वाली है। एस्टिमेशन ईयर्स में भी हो सकते हैं, मंथ में भी हो सकते हैं, घंटों में भी हो सकते हैं। लाइक
कितने यूनिट्स बना रही है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। अदर ऑपरेटिंग मेजर सच एज किलोमीटर्स इन केस ऑफ टैक्सी और ट्रक। अब कोई ट्रक या टैक्सी है वो कितने किलोमीटर्स तक चलेगा, उसका लाइफ टाइम कितने किलोमीटर्स का है, उसके लिए हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब कि अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे एसेट पे तो उससे क्या होगा। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द पीएनएल अकाउंट, वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, बैलेंस शीट पे भी नहीं चढ़ाएंगे, तो उससे क्या होता है, कभी भी ट्रू फेयर इमेज नहीं मिलती। क्योंकि देखो अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई उससे जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कभी भी शो नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट हमेशा बढ़ के शो होगा अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी एसेट की रियल वैल्यू कभी शो नहीं होती अगर हम डेप्रिसिएशन ना लगाएं। पेरियोडिक एक्सपेंसेस विल बी अंडरस्टेटेड, ठीक है। प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड, वही है कि जो उसके खर्चे हैं वो कम शो होंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंस है ना। अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो हमारा एक्सपेंस कम शो हुआ, एक ये चीज हो जाएगी। प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड, हमारे अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा शो होंगे हमारे। एसेट वैल्यूएशन विल बी ओवरस्टेटेड, अब एसेट की जो वैल्यू है वो भी ज्यादा शो होगी। मतलब कि वैसे मैंने आपको बताया था जैसे 1 लाख की एसेट थी, अगर उस पर 10% डेप्रिसिएशन लग जाती तो वो 90,000 की हो जानी थी। बट अब क्या हुआ, हमने डेप्रिसिएशन लगाई ही नहीं, वैल्यू भी कम नहीं हुई, उसकी वजह से क्या हो गया, वैल्यू 1 लाख रहेगी। दैट मीन्स कि उसकी जो वैल्यू है वो ओवरस्टेट होगी, जितनी एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं शो कर पाएगा। कैपिटल डिप्लीशन विल टेक प्लेस, कैपिटल की डिप्लीशन होगी क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, उससे कैपिटल डिप्लीट करेगा। प्राइस डिटर्मिनेशन विल बी इनअप्रोप्रिएट, जब हमने कोई भी गुड का प्राइस डिसाइड करना हम उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, अगर हम जो प्रोडक्शन में एसेट यूज हो रही है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो कितना प्राइस एक्चुअल में रखना चाहिए वो कभी डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। फिर द लास्ट पॉइंट इज नेट वर्थ विल बी ओवरस्टेटेड, कंपनी की जो नेट वर्थ है वो ज्यादा शो होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन लगती तो नेट वर्थ थोड़ी कम शो होती, बट अब डेप्रिसिएशन नहीं लग रही तो नेट वर्थ ज्यादा होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। अब डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा इज रिटर्न डाउन मेथड। अब जब हमने मेथड सिलेक्ट करना है क्या क्या चीजें हमने ध्यान में रखनी है। सबसे पहला इज कंसिस्टेंसी, अब बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंट इन सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग अ group of assets. Different methods of depreciation can be applied to different groups of assets. अब क्या कहते हैं कि बिजनेस कंसिस्टेंट होना चाहिए कि अगर हमने हमारी मशीनरी पे स्ट्रेट लाइन लगाया है तो हमने स्ट्रेट लाइन ही यूज करना है। बट वो कह रहा है कि हमारे पास एक और मशीनरी है, लगा लो कोई प्लांट है, उस पर हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, बट मशीन पे फिर अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए। बट द सेम मेथड शुड बी यूज्ड इन सक्सेसिव ईयर, वही कि आने वाले सालों में भी अगर मशीनरी पे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही चलना चाहिए। So next is conservatism. The concept of conservatism should apply not only in selecting the depreciation method but also for estimating life and salvage value. वो कह रहे हैं कि conservatism concept सिर्फ हम depreciation method select करने के लिए apply नहीं करते, बल्कि हमारा कंजर्वेटिज्म से हम उसकी लाइफ कितनी देर के लिए वो चलेगी, कितनी उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी वो भी एस्टिमेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन छाड़ कंजर्वेट यार रुक जा नहीं कंजर्वेटिज्म करा देनी ना, आपे काट दी ना विचों। So the next point is conservatism. The concept of conservatism should apply not only in selecting the depreciation method but also in estimating its life, its salvage value. मतलब कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सिर्फ डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड रखना है वो नहीं डिसाइड कराता, उसके अलावा भी उस मशीनरी की कितनी लाइफ होगी, कितनी उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, वो भी हम कंजर्वेटिज्म के थ्रू पता कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज प्योरली एन एस्टिमेट, डेप्रिसिएशन एस्टिमेट होता है, हमें कोई एक्यूरेट नहीं पता होता। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट नॉट प्रोड्यूस हायर पीरियोडिक एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड द ओवरस्टेटिंग प्रॉफिट। वो कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना वो कभी भी इतना हाई पीरियोडिक एक्सपेंस में नहीं होना चाहिए कि उससे हमारी जो ओवरस्टेटिंग प्रॉफिट है वो अवॉइड हो जाए। इनकम टैक्स, in financial accounting income tax consideration for depreciation should be kept entirely separate. Two separate methods of depreciation can be used for business. वो कहते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें इनकम टैक्स की कंसिडरेशन ना
इन सब चीजों से बहुत इंटायरली सेपरेट रखी जाती है, क्योंकि देर आर टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि यूज किए जा सकते हैं बिजनेस अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग में, ठीक है। बट फॉर अवॉइडिंग द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, बिजनेस में यूज सेम फिगर फॉर बोथ द पर्पस। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो बिजनेस फर्म है वो सेट कर सकता है टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, बट उसकी जो फिगर होएगी वो सेम होएगी with both the purpose. Next point is calculation. For avoiding separate calculation for each type of asset, a single rate of depreciation is applied to all the assets of business. वो कह रहे हैं कि देखो अब एक बिजनेस है उसमें बहुत टाइप्स ऑफ एसेट्स होती हैं, जैसे कि मशीनरी होगी, प्लांट हो गया है ना, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए। अब हर एक के लिए हमने अलग अलग रेट नहीं डिसाइड करना, हमने क्या करना है, अगर हमने 10% डिसाइड करा है तो वो हर मशीनरी पे 10% ही लगेगा। Many business simply use the same method for all the assets, ignoring the estimated lives and their slavage value. कुछ business firms क्या करती हैं, अब हमने पीछे पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग वाला मेथड। दो मेथड्स होते हैं, बट कई फर्म्स क्या करती हैं कि हर एक एसेट के लिए सेम मेथड लेके चलती हैं और वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है कि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है और उसकी स्लेवेज वैल्यू कितनी है। Then the fifth point is benefit. An asset provides services to business more in earlier year than the later years. Obviously जब asset कोई नहीं होएगी तो वो ज़्यादा benefit provide करेगी compared to later years. Also repairs and maintenance increase through the life of an asset. जैसे जैसे asset की लाइफ बढ़ती जाएगी उसको उतनी रिपेयर चाहिए होगी। अब एसेट पुरानी होगी तो रिपेयर चाहिए, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। देयरफॉर डेप्रिसिएशन शुड बी मोर इन अर्लियर ईयर देन द लेटर। इसलिए वो कहते हैं कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना उसमें हम जितनी डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं हम कर लें। इफ़ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, अगर वो कहते हैं कि हर साल हमें पता है कि इतनी ही कॉस्ट ही लगनी है रिपेयर्स के लिए, इक्वल रहनी है पीरियड टू पीरियड, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड, फिर हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देंगे जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा देता है कि अगर हमने एक बार फिक्स कर लिया 10,000 या 10% लगानी है 1,00,000 के ऊपर लेट सपोज, तो दैट मीन्स वो 10,000 हमने हर साल ही काटना है उसमें से, उसकी अमाउंट में से। बट इफ द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद द एज ऑफ मशीन, बट अगर हमें लगता है कि हम जैसे मशीन की लाइफ पीरियड बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ उसकी रिपेयर की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, फिर हम वो मेथड नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है हम हर साल अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 6 point is cause. The decline in the value of an asset may be a function of time. That is a certain number of years, example patent right or usage or extraction. अब वैल्यू कैसे रीजन क्या वैल्यू डिक्लाइन होने का, पहली बात तो टाइम, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था एक्सपायरी। अब पेटेंट है उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद वो पेटेंट की राइट खत्म हो जाती है। देन द नेक्स्ट इज यूजेज, अब मशीनरी 5 साल के लिए यूज होनी थी, 5 साल पूरे होगी उसकी उतनी एफिशिएंसी नहीं रहेगी जितनी वो पहले 5 साल में वो एफिशिएंटली काम कर रही थी। फिर एक्सट्रैक्शन, अब हमने कोल है, कोल माइन से निकालना है, ठीक है। The seventh point is technological innovation. Because of technology innovation, a machine may become obsolete before its estimated economic life. अब मान लो एक मशीनरी ली थी M1, हमें पता था कि वो 2030 तक चलनी है, बट क्या हुआ उससे पहले ही आज 2025 में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, वो वर्किंग है बट जो टेक्नोलॉजी अब चल रही है लेटेस्ट हम उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, तो ये जो मशीनरी है इस पर डेप्रिसिएशन हमें लगा के उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। इफ द probability of obsolescence is higher in the near future, the estimated economic life should be shortened. अगर हमें पता है कि फ्यूचर में probability है obsolescence की, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो लाइफ है ना इकोनॉमिक लाइफ वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी मशीनरी की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी। लॉ ऑफ लैंड, द लॉ ऑफ लैंड में डिटरमाइन द मेथड्स एंड स्पेसिफिक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटीज, दैट इज इन इंडिया फॉर ऑल द लिमिटेड कंपनीज depreciation is to be calculated in accordance with the rate specified in the schedule 14 of the Companies Act. वो कह रहे हैं कि लॉ क्या कहता है, अब उसके अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा डेप्रिसिएशन पे। ऐसे ही बताया कि लॉ ने कुछ हमें डिफरेंट मेथड दे रखे हैं, कुछ स्पेसिफिक रेट डिसाइड कर रखे हैं। एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो कंपनी होगी, लिमिटेड कंपनी, उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है ना जो कि स्केड्यूल के अंदर दिया हुआ है, स्केड्यूल 14 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट different considerations may indicate different depreciation methods. Therefore,
In selecting a method, a clear choice must be used on the relative importance to the above mentioned consideration. वो कहते हैं हमारे पास different considerations है depreciation के method को select करने के. Therefore, अगर कोई भी method select करें हमने एक clear choice make करनी है जो कि based होनी चाहिए जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी हैं उनको ध्यान में रखते हुए. But we should keep it in mind that the objective should be to allocate the cost of asset over its estimate. बट हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जितने उसकी एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है एटलीस्ट वो उतनी देर के लिए सिस्टमेटिकली एंड रेशनल मैनर में हम उसको एलोकेट करें. सो द कॉस्ट मस्ट बी मैच्ड विद द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स. वही कि जो हमारी कॉस्ट है वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के साथ मैच होनी चाहिए. फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि इज डेप्रिसिएशन अ सोर्स ऑफ फंड. क्या डेप्रिसिएशन हमारा एक सोर्स ऑफ फंड है. Popular misconception which creates confusion that depreciation is a source of fund. Under no circumstances it is a source of fund. एक misconception है एक्चुअल में depreciation कोई source of fund नहीं है. The accounting for the depreciation is an internal transaction. Obviously depreciation asset पे लगनी है ये internal transaction है हमारी. As it does not involve any second party. क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट पे लगनी है इसमें सेकंड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू राइट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट. डेप्रिसिएशन लगाई जाती है जो उसकी कॉस्ट है उसको राइट ऑफ करने के लिए. दैट इज कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इन चार्ज टू एक्सपेंस. जो कि कॉस्ट हम ऑलरेडी इनकर कर चुके होते हैं उस पे एक्सपेंस पे. जनरली अ फंड रिक्वायर्स अ कनेक्शन विद एन आउटसाइड एजेंसी. जो कोई फंड होता है ना वो हमेशा आउटसाइड एजेंसी के साथ एक कनेक्शन रखता है. बट डेप्रिसिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता. सिंस डेप्रिसिएशन इज सिंपली अ बुक एंट्री. डेप्रिसिएशन एक बुक एंट्री है सिर्फ. इसमें आउटसाइड का कोई कनेक्शन नहीं है. जस्ट बाय पासिंग सम बुक एंट्रीज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बिजनेस टू क्रिएट अ फंड. कुछ बुक एंट्रीज पास करने से कोई भी बिजनेस फंड जनरेट नहीं कर सकता. नो कैश इज रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. वो कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें कोई कैश तो चाहिए नहीं क्योंकि हमने बस एसेट की वैल्यू डिडक्ट करनी है. सो डेप्रिसिएशन इज रिगार्डेड एज नॉन कैश एक्सपेंस. जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस है. व्हेन एन एसेट इज परचेज द पेमेंट ऑफ मैनी ईयर डेप्रिसिएशन इज मेड इन एडवांस. कहते हैं जब हम कोई एसेट है उसको परचेज करते हैं ना तो उसकी डेप्रिसिएशन की पेमेंट हम एडवांस में ही कर देते हैं कुछ सालों की. When the useful life of an asset ends, an average large cash payment may be required to replace the asset. वो कहते हैं अब मेरे पास एक एसेट थी M1 मशीन. अब उसको रिप्लेस करके मेरे को M2 लानी है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए मेरे को लार्ज अमाउंट ऑफ कैश चाहिए होगा. So depreciation does not create any fund. It may affect in the following way. Firstly, depreciation charges affects income and hence it may affect marginal decision with regard to dividend. वो कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इनकम इफेक्ट कर देगा मार्जिनल डिसीजन इफेक्ट कर देगा डिविडेंड डिवाइड करने के लिए बट वो कभी भी एक फंड ऑफ सोर्स नहीं कहलाएगा. सेकेंडली डेप्रिसिएशन इफेक्ट टैक्सेबल इनकम. ऑब्वियसली इफ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज प्रॉफिट विल बी लेस. प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा. मेथड्स क्या है वो पढ़ लेते हैं. द लेजर अकाउंट एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. देयर आर टू वेज. पहला मेथड है जिसमें नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड अंडर दिस डायरेक्टली इन द मेन चार्ज टू एन एसेट अकाउंट बाय डेबिटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग एसेट अकाउंट. ठीक है जब प्रोविजन नहीं बनानी तो क्या एंट्री पास करनी है. डेप्रिसिएशन इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द P&L अकाउंट. डेप्रिसिएशन क्लोज हो जाती है जब उसको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं. द बैलेंस शीट द एसेट अपीयर्स एट द रिटर्न डाउन वैल्यू. कहते हैं जो बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट अपीयर होती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे हो रही है. कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टू द डेट. देखो M1 1,00,000 की परचेज हुई. डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% डिसाइड हुआ. अब उसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट कैसे शो होगा. जब बैलेंस शीट पे मशीनरी की वैल्यू है 190,000 आएगी. 190,000 कैसे आएगी बिकॉज 1,00,000 एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें से 10,000 डिडक्ट हो जाएगा और जो 90,000 है वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी उस साल की. ठीक है
The accumulated depreciation goes on increasing since constant credit is given to this account in each accumulating year after the expiry of the useful life when asset is sold. वो कहते हैं जब उसकी यूजफुल लाइफ की एक्सपायरी हो जाती है उस एसेट को बेचा जाता है अगर एक्सपायरी से पहले तो दिस अकाउंट आर क्लोज्ड बाय डेबिटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, अगर उसको बिफोर एक्सपायरी बेच रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है एंड क्रेडिटिंग द एसेट अकाउंट. एनी बैलेंस इन द एसेट अकाउंट इज ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट. अगर कोई भी बैलेंस एसेट अकाउंट का बचता है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए. आगे फिर हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू इस चीज को समझेंगे. पहले डेप्रिसिएशन डेबिट किसके साथ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ, फॉर ट्रांसफरिंग द डेप्रिसिएशन टू पीएनएल अकाउंट. फिर हमने क्या करना, जो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा ना यहाँ पे, लेट्स सपोज 10,000 आ गया अर्ली एग्जांपल के अकॉर्डिंग. फिर हमने क्या करना है, ये वाला डेप्रिसिएशन का अमाउंट पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है. पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये देखो पीएनएल अकाउंट जब बनता है ना तो इसकी इस साइड पे आती है टू डेप्रिसिएशन. ठीक है, इसलिए पीएनएल डेबिट हो गया और डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया. फिर व्हेन एसेट इज सोल्ड और इट्स लाइफ, अब एसेट को बेचने की बारी है कि हमने पढ़ा कि जब एसेट को बेचना है तो हमने क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है क्योंकि उसको खत्म करना है. यहाँ पे हमने क्रेडिट किया तो उसको राइट ऑफ कर देंगे यहाँ पे लाके टू एसेट अकाउंट, जो पर्टिकुलर एसेट होगा, मशीन, प्लांट एक्सेट्रा. Now the next topic is difference between depreciation account and provision for depreciation account. सबसे पहले depreciation एक nominal account है, ठीक है, और provision for depreciation account is liability which has to be utilized at the time of sale of asset. ये ऐसी एक liability है जो कि हम utilize कर सकते हैं asset को बेचने के टाइम पे. Second point, this account is closed every year by transferring to P&L. ये account हर साल close करते हैं इसको P&L में transfer करके. This account is not closed, rather it is carried forward as a liability. But जो provision का account है वो carry forward होता है as a liability. Third point is this account is opened when asset has to be shown in balance sheet as it is written down value. वो बोल रहे हैं कि depreciation account तभी open होता है जब हमने asset को show करना है उसकी written down value पे balance sheet के अंदर. This account is opened when asset has to be shown in balance sheet at its cost. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तब खोलते हैं जब हमने उसको सिर्फ उसकी कॉस्ट पे शो करना है. अगर 1 लाख किया तो 1 लाख ही शो करना है तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शो अकाउंट बना देते हैं. दिस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस एज इट इज चार्ज इन पीएनएल. इसका डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है पीएनएल की डेबिट साइड पे ही चार्ज करी जाती है. और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है. डेप्रिसिएशन अकाउंट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज नॉट इन बैलेंस शीट. डेप्रिसिएशन अकाउंट पीएनएल में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में नहीं किया जाता. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे शो होता है बैलेंस शीट की. इट इज चार्ज अगेंस्ट एसेट. ये चार्ज अगेंस्ट एसेट है और ये चार्ज अगेंस्ट एसेट नहीं होता. फिर आगे हम करेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. Different methods are used for the application of the concept of depreciation to the fixed assets. Following are the listed: fixed installment, diminishing balance, sum of the year digit method, annuity method, sinking fund method, insurance policy, machine hour rate, depletion method, revaluation method, mileage method. पर जो दो मेन है वो हमारी यही है, फिक्स इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग. इसको पहले डिटेल में कर लेते हैं. Fixed installment is also known as straight line method and original cost method. Under this method, a fixed portion of original cost of asset is written off annually so that by the time the asset is worn out. अब fixed installment में क्या होता है, एक fixed amount of cost क्या कहते हैं कम होती है. जैसे कि M1 है 1 लाख की, ठीक है. अब हमने इस पे अगर let's suppose 10% depreciation चार्ज करनी है तो वो 10,000 जो अमाउंट होगा अगर मान लो 5 साल की लगानी है तो फिक्स है फिक्स इंस्टॉलमेंट में कि हर साल 10,000 ही माइनस होगा एसेट की वैल्यू में से. जैसे अब 90 हो गया, फिर 10,000 माइनस कर दो 80. ऐसे ही 5 साल के लिए 10,000 माइनस करते जाना है एंड यू विल गेट योर वैल्यू. The calculation of the annual depreciation charge is quite simple. इसकी फिक्स इंस्टॉलमेंट में जब हम एनुअली डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो थोड़ा सिंपल होता है बिकॉज हमने एक फिक्स कर लिया कि 10,000 ही हर साल माइनस होनी है. तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ
asset less residual value is divided by the number of years and its life and result in the amount of depreciation to be written off each year. The relevant amount of depreciation is derived by the formula. अगर हमें relevant amount निकालना है, कई बार छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कि ये फॉर्मूला यूज होता है D इक्वल्स टू C माइनस एस ओवर एन. डी हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो हम निकाल लेंगे. C एसिड कितने की कॉस्ट करेगी, फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, उसको माइनस करके उसको टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ लाइफ वो डिवाइड कर देंगे. फिर हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा. जैसे कि यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखी है. इफ कॉस्ट ऑफ एन एसिड इज 50,000, कोई एसिड है उसकी कॉस्ट C इज ₹50,000 and its expected life is N is 10 years, 10 साल के लिए. and its residual value is, that is RV, residual value is 10,000. तो उन्होंने बोला अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना. तो जैसे हमने फॉर्मूले में पढ़ा है 50,000 minus 10,000 divided by 10. The answer you got is 4,000. This is amount of depreciation. Clear हो गया होगा. Then this method is also called straight line method because if a graph is drawn on annual depreciation under this method, the graph would be straight line and not a curve. वो कहते हैं कि अगर हम इस मेथड के अंदर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा. जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, कर्व नहीं होगा. ठीक है. आगे आगे इसके मेरिट्स. सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड हैज बोथ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. पहला इज सिंपल, एक इजी मेथड है जैसे कि हमने पढ़ा, बिकॉज इसमें डेप्रिसिएशन हर बार नहीं कैलकुलेट करनी पड़ती, एक बार हमने कैलकुलेट कर ली, वही हमने माइनस करते जा रहा है. एसिड इज फुली रिटर्न ऑफ. इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा एसिड अकाउंट है वो फुली राइट ऑफ हो जाता है. नॉलेज ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज. The amount of total depreciation charged to the profit and loss account can be easily ascertained by multiplying the annual installments of the depreciation with the number of years. वही अगर अब यहाँ पे फिक्स है कि 10,000 लगनी है ना, तो हमने जितने साल के लिए लगानी है वो फिक्स हो जाएगी, इसलिए इसमें टोटल डेप्रिसिएशन निकालना बहुत इजी हो जाता है. सुटेबल फॉर फिक्स्ड लाइफ एसेट. दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर दोज एसेट्स which have a fixed working life, that is फर्नीचर लीज. ह्यूमन एसेट के लिए बहुत सुटेबल है, इनकी एक फिक्स्ड वर्किंग लाइफ है कि हाँ इतने साल तो इन्होंने चल ही जाना है. डीमेरिट्स आगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट. ये मेथड उस चीज को कंसिडरेशन में नहीं ले रहा जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स. Thus the asset is undercapitalized and profits are overstated. इसकी वजह से जो एसेट है वो अंडर कैपिटलाइज्ड है और जो प्रॉफिट्स है वो ज्यादा है. एसेट अंडर कैपिटलाइज्ड है, प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस. सिंस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट. अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कांस्टेंट है, 10,000 है तो 10,000 है. Every year the expenses incurred on the repair and maintenance increases gradually as the asset grows older. As such, P&L is charged heavily in the later year. वही है कि इनिशियल स्टेज तो पता है कि एक्सपेंसेस कम लगेंगे, जैसे जैसे मशीन ओल्ड होती जाएगी उस पे जो रिपेयर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे. डिक्रीज इन यूटिलिटी. एसेट इज अर्लियर पार्ट ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ प्रोवाइड मोर यूटिलिटी. पहले एसिड उसकी वर्किंग लाइफ में बहुत ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू जब वो बहुत पुरानी हो चुकी होती है. व्हेन एसिड इज ग्रेजुअली बिकमिंग ओल्डर दिस बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन आर नॉट मैच्ड रैशनली. जब एसिड पुरानी होनी शुरू हो जाती है जो कॉस्ट का बेनिफिट उसको एक्चुअल में मिलना चाहिए वो फिर नहीं मिलता उसको इतना. इनकम टैक्स. दिस मेथड इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मेथड को फुली रिकॉग्नाइज नहीं करता. फिफ्थ इज नो प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट. Amount charged as depreciation under this method is retained in the business. जो इस मेथड के थ्रू अमाउंट चार्ज किया जाता है वो बिजनेस के अंदर ही रिटेन करके रखा जाता है, वो आउटसाइड नॉट इन्वेस्टेड इन एनी सिक्योरिटीज फॉर द फ्यूचर रिप्लेसमेंट. ठीक है, इसमें ये चीज नहीं होती. Now our second method is diminishing balance, reducing installment and written down value method. Under this method, depreciation is calculated at a certain percentage
पहली बात तो ये कि डेप्रिसिएशन एक सर्टेन परसेंटेज पे कैलकुलेटेड ईच ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ एसेट विच इज ब्राउट फॉरवर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर। हर साल अलग बैलेंस पे जो कि ब्राउट फॉरवर्ड होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो रेटेड ऑफ वैल्यू। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ईच पीरियड इज नॉट फिक्स्ड बट इट इज ऑल्सो ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली एज द बिगनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट इज एवरी ईयर विल रिड्यूस। वो कह रहे हैं कि कोई भी बैलेंस शीट का जो बैलेंस है बिगिनिंग में वो ज्यादा होगा किसी भी एसेट का, बट ग्रेजुअली जैसे साल बीतता जाएगा उसका बैलेंस कम होता जाएगा, इसलिए जो डेप्रिसिएशन है उसका अमाउंट भी कम होता जाएगा। द चार्जेस इन इनिशियल पीरियड आर हायर। इनिशियल पीरियड के टाइम पे ऑब्वियसली जो चार्जेस है वो हायर होंगे एंड दोज इन द लेटर पीरियड ओवरऑल चार्जेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर्स एंड then those in the later period maintain taken place together remains equal throughout the life of the asset. This method is justified in the cases where there is much uncertainty of the revenue in the later years and then there is also increase in repair and maintenance. दो केसेस में जस्टिफाई होगा ये वाला मेथड जबकि एक अनसर्टिनिटी है रेवेन्यू में, दूसरी इंक्रीज इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट। It is usually adapted for machinery, plant and machinery. Usually ये method plant और machinery के लिए adopt किया जाता है। The calculation of the correct rate of depreciation is very important. इस method में correct rate of depreciation calculate करना is very important. For the following formula should be applied in the condition. अब देखना है when cost of asset रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट गिवन आर इज, इसमें हमने रेट निकालना है, मतलब कि रेट फाइंड करना है। जो दूसरा मेथड था उसमें हम अमाउंट फाइंड कर रहे थे इक्वल्स टू 1 माइनस एस दैट इज रेजिडुअल वैल्यू ओवर सी ओरिजिनल कॉस्ट की पावर 1/n। ठीक है, इसमें पावर फ्रैक्शन में आएगी। फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 years, लेट्स सपोज 3 years दी है, एस इज 64,000 ऐसे एंड द कॉस्ट इज 10। ओके, तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द रेट। ओके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, मैंने आपको दिखा दिया कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है, अब सॉल्व आपने खुद करना है। ये देखो यहाँ पे करा हुआ है, अब इन्होंने क्या पावर कर ली, लाइक मैं बताती हूँ कैसे। वन माइनस 64,000 ओवर 10 लाख था, इसकी पावर थी 1/3। हमने क्या करा 64,000 के क्यूब निकाल लिए, दैट विल बी 1 माइनस 4 की पावर 3 और 10 लाख के भी क्यूब निकाल लिए, दैट इज 100 कि इन दो इसकी पावर हो जाएगी 3। इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है, टोटल थी 1/3, सो 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया। द आंसर विल बी 60%, रेट परसेंटेज में आ जाएगा। फिर अब इसके मेरिट्स क्या हैं बात करें तो रेशनल मैचिंग अंडर द मेथड हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन अर्लियर ईयर्स व्हेन द मशीन इज मोस्ट यूजफुल एंड प्रोड्यूस हाई रेवेन्यू। वो कहते हैं स्टार्टिंग इनिशियल में क्या होगा, जब एक सेकेंड, जब इनिशियल स्टेज होगा ना तो उस टाइम पे डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी, क्योंकि उस टाइम पे हम उसको बहुत यूज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना हाई प्रोडक्शन करके रेवेन्यू कमा सकते हैं। द कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर मैच रैशनल, इसलिए कॉस्ट और उसका रेवेन्यू रैशनली मैच करना चाहिए।
फिर आ गया ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस डज नॉट इफेक्ट मच बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ एसेट इज रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन. यहाँ पे ऑब्सोलेंस इतना इफेक्ट नहीं करती क्योंकि जो मेजर पार्ट है एसेट का वो राइट ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. द मैनेजमेंट हैज नो डिफिकल्टी इन रिप्लेसिंग द एसेट. यहाँ पे रिप्लेसमेंट में कोई डिफिकल्टी नहीं आती. रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ये मेथड मोर सिग्निफिकेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग. सुटेबल फॉर लॉन्ग लाइफ एसेट. ये मेथड जो लॉन्ग लाइफ एसेट है उनके लिए ज्यादा सुटेबल है. वही जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी. द नेक्स्ट इज demerits. Interest on capital. The interest on capital invested in the fixed asset is ignored under this method. Interest on capital invested on fixed capital is ignored. ठीक है. Which the result profits are overstated. इसका ये रिजल्ट है कि profits इसके overstated होते हैं. Profits are overstated. No funds for replacement. This method does not solve the problem of availability. इस method में भी funds की availability की problem नहीं solve होती. Depreciation is charged every year, but the amount charged is retained in business. Amount जो चार्ज करते हैं वो वाला बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं हम. इसलिए एसेट इज नॉट रिड्यूस टू जीरो. उसमें क्या था, जीरो तक रिड्यूस हो जाती थी, बट इसमें नहीं. बिकॉज यूजलेस आफ्टर इट्स वर्किंग लाइफ इट्स ओवर. But the book value is not extinguished. Book value extinguished नहीं होती. But rate of depreciation as compared to straight line method, it's difficult to calculate this method. Straight line जो method है वो फिर भी easy है as compared to written down value is difficult. फिर दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. बेसिक डिफरेंस है क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन the fixed installment method and reducing balance method. सबसे मेन डिफरेंस इज इसमें चाहे रेट चाहे अमाउंट रिमेन्स सेम. इसमें सेम रहता है. इसमें रेट रिमेन सेम बट जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, वो सेम नहीं रहता. डेप्रिसिएशन रेट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट. यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है. यहाँ पे बुक वैल्यू जो हर साल उसकी चेंज होती रहती है. एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिड्यूस टू जीरो और स्क्रैप वैल्यू. इसका एंड में जीरो तक जा सकती है बट इसकी कभी जीरो तक रिड्यूस नहीं होती. द ओल्डर द एसेट द लार्जर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स. जितनी एसेट ओल्डर हो जाएगी उतनी उसकी रिपेयर की कॉस्ट ज्यादा लगेगी. ठीक है. But the amount of depreciation remains same. But इसमें amount of depreciation same ही रहता है. Hence the total of depreciation in the repair increases every year. But total on depreciation और repair हर साल increase ही होगा, जिसकी वजह से annual profit gradually reduce कर जाएगा. The amount of depreciation decreases gradually. इसमें amount decrease होता है, cost of repair increase होता है. Total depreciation more भी हो सकती है, less भी हो सकती है हर साल की. There is little or no change in the annual profit. इसमें रिडक्शन आनी है बट इसमें थोड़ा या कोई भी चेंज नहीं होता. कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंपैरेटिवली इजी एंड इसमें कंप्यूटेशन इजी और सिंपल है ना. इसमें कंप्यूटेशन विदाउट डिफिकल्टी बट इट इज नॉट इजी. देखो कंप्यूट हो जाता है विदाउट डिफिकल्टी बट नॉट इजी एंड सिंपल. बट इतना इजी और सिंपल नहीं है. So thank you. This is for video.